अमित और स्नेहा एक हाई टेक स्मार्ट होम में रहते थे। अमित शहर का बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और स्नेहा एक प्रसिद्ध लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर थी। अमित की मां सावित्री देवी 70 वर्ष गांव से उनके साथ रहने आई क्योंकि उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। अमित का पूरा घर स्मार्ट होम ऑटोमेशन पर चलता था। लाइट से लेकर किचन की चिमनी तक सब कुछ स्नेहा के फ़ोन से नियंत्रित था। स्नेहा ने घर में एक नया नियम बनाया था, नो डिस्टरबेंस जोन। उसने सावित्री देवी के कमरे में एक स्मार्ट सेंसर लगा रखा था। स्नेहा ने कहा, माँ जी, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप रात में कमरे से बाहर निकलेंगी तो मेरे फ़ोन पर अलर्ट आएगा ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। लेकिन असलियत में वह नहीं चाहती थी कि माँ की खांसी या उनके चलने की आवाज़ से उसकी नींद या देर रात तक चलने वाली लाइव स्ट्रीमिंग में कोई खलन पड़े। स्नेहा अपने इंस्टाग्राम पर अक्सर वीडियो डालती थी जिसका शीर्षक होता था, कैसे मैं अपनी सास की सेहत का ख्याल रखती हूँ। वीडियो में वह सावित्री देवी को जूस पिलाते हुए या उन्हें महंगे गैजेट्स चलाना सिखाते हुए दिखती। लाखों लोग उसे आदर्श बहू कहते थे, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता स्नेहा का चेहरा बदल जाता। वह सावित्री देवी को डांट कर कहती, माँ जी, ये महंगा जूस सिर्फ वीडियो के लिए था। अब जाकर अपनी सादी दाल खाइए और ध्यान रहे रात 10 बजे के बाद किचन का स्मार्ट लॉक बंद हो जाएगा। पानी पहले ही भरकर रख लीजिएगा। एक रात सावित्री देवी को घबराहट महसूस हुई। उन्हें अपनी दवा लेनी थी जो रसोई के एक खास स्मार्ट कैबिनेट में रखी थी। वह उठी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला स्नेहा के फ़ोन पर अलार्म बजा। स्नेहा ने नींद में ही अपने फ़ोन से कमांड दिया और सावित्री देवी के कमरे का दरवाज़ा ऑटो लॉक हो गया। सावित्री देवी कमरे के अंदर कैद हो गईं। वह खिड़की से चिल्लाती रही, लेकिन घर साउंड प्रूफ था। स्नेहा ने अपना फ़ोन साइलेंट पर डाल दिया था ताकि उसे कोई परेशान न करे। अमित उस समय ऑफिस के काम से दूसरे शहर में था। उसने घर की सुरक्षा के लिए एक नया AI बिहेवियर मॉनिटर लगाया था जो असामान्य घटनाओं का विश्लेषण करता था। उस रात AI ने देखा कि सावित्री देवी के हृदय की गति स्मार्ट वॉच के जरिए खतरनाक स्तर पर थी। नंबर 2, स्नेहा ने बार बार इमरजेंसी अलर्ट्स को रिजेक्ट किया था। नंबर 3, सावित्री देवी मदद के लिए फर्श पर गिर चुकी थी। AI ने इसे जानलेवा हमला माना। सिस्टम ने तुरंत पुलिस, एम्बुलेंस और अमित को एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ वीडियो क्लिप भेज दी। जब अमित भागा भागा घर पहुंचा तो पुलिस पहले ही दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस चुकी थी। सावित्री देवी को ऑक्सीजन दी जा रही थी। अमित ने देखा कि स्नेहा अभी भी पुलिस को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह एक तकनीकी खराबी थी। अमित ने अपना फ़ोन स्नेहा के चेहरे के सामने किया। उसमें AI द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट थी जिसका शीर्षक था, जानबूझकर की गई लापरवाही का सबूत। अमित ने गरजते हुए कहा, स्नेहा, तुम्हारी रील वाली दुनिया ने मेरी माँ की असली ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। तुमने तकनीक को माँ की देखभाल के लिए नहीं बल्कि उन्हें कैद करने के लिए इस्तेमाल किया। जिस फ़ोन से तुम दुनिया को परफेक्ट बहू होने का नाटक दिखाती हो, उसी फ़ोन के डेटा ने आज तुम्हारी असलियत सबके सामने ला दी है।
अमित ने उसी वक्त पुलिस को सावित्री देवी के मेडिकल रिपोर्ट्स और घर के डिजिटल लॉग्स सौंप दिए। स्नेहा की गिरफ्तारी हुई और उसकी सारी फॉलोइंग और फेम नफरत में बदल गई। अमित ने सारे स्मार्ट लॉक हटा दिए और घर की चाबियां फिर से अपनी मां के हाथों में सौंप दी। स्नेहा की गिरफ्तारी के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां अमित और उसकी मां के जीवन में बदलाव और स्नेहा को मिलने वाले सामाजिक और डिजिटल दंड का वर्णन है। स्नेहा को जब पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उसे लगा कि वह अपने वकील या अपनी पहुंच से बच जाएगी, लेकिन अमित ने इस बार कोई डील नहीं दी। उसने घर के गार्डियन प्रो 360 और AI बिहेवियर मॉनिटर का सारा कच्चा चिट्ठा सार्वजनिक कर दिया। जो फॉलोअर्स कल तक स्नेहा को आदर्श बहू कहते थे, उन्होंने उसे डिजिटल डायन कहना शुरू कर दिया। स्नेहा का अकाउंट, जिसे वह अपनी जान मानती थी, प्लेटफॉर्म द्वारा एब्यूजिव कंटेंट के लिए हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। उसकी फेम और ब्रांड इमेज मिट्टी में मिल चुकी थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सावित्री देवी जब घर लौटी तो घर का माहौल बदला हुआ था। अमित ने घर से सारे स्मार्ट लॉक और डिजिटल पाबंदियां हटा दी थी। रसोई का दरवाज़ा अब 24 घंटे खुला रहता था। एक दिन सावित्री देवी ने अमित को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, गलती सिर्फ स्नेहा की नहीं थी, गलती उस मशीन की भी नहीं थी, गलती तुम्हारी भी थी कि तुमने आंखें बंद कर ली थी। तुमने मशीनों पर इतना भरोसा किया कि अपनी माँ की आंखों का दर्द नहीं देख पाए। अमित की आंखों में आंसू थे। उसने माँ के पैर छुए और कसम खाई कि वह तकनीक का इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन रिश्तों की कीमत पर नहीं। 6 महीने बाद स्नेहा जब जमानत पर बाहर आई तो उसके पास न घर था, न शोहरत और न ही अमित। उसने कोशिश की कि वह एक नया सोशल मीडिया पेज बनाकर खुद को पीड़ित साबित करे, लेकिन अमित ने पहले ही AI मॉनिटरिंग फुटेज को अदालती सबूत के तौर पर इंटरनेट पर डाल दिया था। स्नेहा अब एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी, जहां उसे खुद अपने हाथों से काम करना पड़ता था और उसके पास ना कोई नौकरानी थी और ना ही कोई स्मार्ट उपकरण। एक रात जब उसके कमरे की लाइट खराब हुई तो उसे अंधेरे में उस डर का एहसास हुआ जो उसने सावित्री देवी को दिया था। अमित ने अब अपने घर को ओपन हाउस बना दिया था। गांव के रिश्तेदार और माँ के पुराने दोस्त अब जब चाहे आ सकते थे। सावित्री देवी अब खुद रसोई में अपनी पसंद का खाना बनाती थी। अमित ने एक नई पहल शुरू की। उसने एक ऐसा ऐप बनाया जिसका नाम रखा श्रवण। यह ऐप बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए था, लेकिन इसमें एक खास फीचर था। अगर घर का कोई भी सदस्य बुजुर्ग के साथ बदतमीजी या जोर से बात करता तो ऐप तुरंत परिवार के बाकी सदस्यों को सतर्क कर देता। अदालत में स्नेहा के वकील ने दलील दी, जनाब, मेरी क्लाइंट सिर्फ बिजली बचाना चाहती थी और घर को सुरक्षित रखना चाहती थी। माँ जी की तबीयत खराब होना एक इत्तेफाक था। तभी अमित ने जज के सामने गार्डियन प्रो 360 का वह हिस्सा पेश किया जिसे स्नेहा ने डिलीट करने की कोशिश की थी। AI ने एक ऐसी ऑडियो क्लिप रिकवर की थी जिसमें स्नेहा अपनी सहेली से
फोन पर हंसते हुए कह रही थी, देखना इस बुढ़िया को डिजिटल जेल में ऐसा फंसाऊंगी कि यह खुद ही घर छोड़कर भाग जाएगी या दम तोड़ देगी। फिर यह आलीशान घर और अमित की पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी होगी। यह सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने कठोर शब्दों में कहा, यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। आपने तकनीक को हथियार बनाकर एक बुजुर्ग की लाचारी का फायदा उठाया। स्नेहा को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अमित अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी कंपनी का इस्तीफा दे दिया और एक ऐसी संस्था शुरू की जो उन बुजुर्गों की मदद करती थी जिन्हें उनके बच्चों ने घर में कैद कर रखा था या छोड़ दिया था। सावित्री देवी ने अमित से एक इच्छा जताई, बेटा मुझे उस बहू से एक बार जेल में मिलना है। अमित हैरान था, पर वह माँ को लेकर जेल गया। सलाखों के पीछे स्नेहा की हालत दयनीय थी। बिना मेकअप, गंदे कपड़ों और बिना स्मार्टफोन के वह पहचान में नहीं आ रही थी। सावित्री देवी ने उसके सामने पानी की एक बोतल रखी और शांति से कहा, बहू आज यहाँ कोई पासवर्ड नहीं है, प्यास लगे तो पानी पी लेना। तूने मुझे एक गिलास पानी के लिए तरसाया था, पर एक माँ अपनी संतान को प्यासा नहीं देख सकती। स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसने सावित्री देवी के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन माँ पीछे हट गई। सावित्री देवी ने आगे कहा, माफ़ी तो शायद भगवान दे दे, लेकिन जो विश्वास तूने तोड़ा है उसका पासवर्ड अब कभी नहीं मिलेगा। घर लौटकर अमित ने सावित्री देवी के लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया था। उसने गांव का वह पुराना घर फिर से खरीद लिया था जहां सावित्री देवी का बचपन और जवानी बीती थी। अब सावित्री देवी शहर की उस डिजिटल जेल से दूर ताजी हवा और अपनों के बीच रहती हैं। अमित भी अब वहीं से काम करता है। अब उनके घर में अलार्म की जगह पंछियों की चहचहाहट गूंजती है और मोशन सेंसर की जगह पड़ोसियों की आवाजाही रहती है। स्नेहा के जेल जाने के बाद अमित का नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन वह इस प्रसिद्धि से दूर अपनी माँ की सेवा में लगा रहा। उसने महसूस किया कि देश में हजारों सावित्री देवी और कमला देवी ऐसी हैं जो अपने ही घरों में अपनों के द्वारा दिए गए दर्द को खामोशी से सह रही हैं। अमित ने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी के संसाधनों का उपयोग करके एक एल्डर हेल्पलाइन पोर्टल शुरू किया। इसका उद्देश्य उन बुजुर्गों को कानूनी और तकनीकी सहायता देना था जिनके बच्चे विदेशों में रहते हैं या जो डिजिटल हिंसा का शिकार हैं। जेल में स्नेहा के पास अब कोई फिल्टर नहीं था। उसे अपनी रील की दुनिया की इतनी लत थी कि वह बिना फोन के उसे मानसिक दौरे पड़ने लगे। जेल की अन्य कैदियों ने भी जब उसकी कहानी सुनी तो उसने अपनी सास को पानी के लिए तरसाया था तो उन्होंने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उसे अब खुद कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करके पानी पीना पड़ता था, वही पानी जिसे उसने कभी पासवर्ड के पीछे छिपा दिया था। गांव लौटकर सावित्री देवी ने अमित से कहा, बेटा मेरे पास अब रहने के लिए घर है, खाने के लिए रोटी, लेकिन उन माँओं का क्या जिनके पास जाने के लिए कोई गांव नहीं। अमित ने माँ की बात सुनकर अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक खास आश्रम बनाने में लगा दिया। इसका नाम रखा गया ममता की छांव। इस आश्रम में तकनीक
तो थी, लेकिन वह कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि सुविधा के लिए थी। यहाँ सेंसर यह नहीं देखते थे कि माँ कमरे से बाहर कब निकली, बल्कि यह देखते थे कि माँ को दवाई की ज़रूरत कब है। यहाँ कोई पासवर्ड नहीं था, बस एक टच से हर सुविधा हाजिर थी। एक दिन अमित अपनी माँ के साथ उसी आश्रम के बगीचे में बैठा था। तभी एक छोटा लड़का अपनी दादी का हाथ पकड़कर वहाँ आया और बोला, पापा ने कहा है कि यहाँ दादी को सब मिलेगा। अमित ने उस लड़के के पिता को पास बुलाया और शांत स्वर में कहा, याद रखना, आज तुम अपनी माँ को जिस दरवाजे पर छोड़कर जा रहे हो, कल तुम्हारा बेटा तुम्हें भी उसी दरवाजे पर लेकर आएगा। तकनीक बदल सकती है, नियम बदल सकते हैं, लेकिन कर्मों का फल हमेशा वापस आता है। वह आदमी शर्मिंदा होकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर वापस घर की ओर मुड़ गया। सावित्री देवी के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन्हें अपनी स्वार्थी बहू को तो जवाब मिल ही गया था, लेकिन आज उनकी वजह से कई और घर टूटने से बच गए थे। 5 साल बीत चुके थे। अमित और सावित्री देवी का ममता की छांव आश्रम अब एक विशाल वट वृक्ष बन चुका था। अमित ने अपनी पूरी जिंदगी बुजुर्गों के सम्मान को वापस दिलाने में समर्पित कर दी थी। उधर जेल में स्नेहा की सजा के दिन पूरे होने वाले थे। जेल के एकांत और बिना किसी स्क्रीन वाली जिंदगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। इस खूबसूरती और दिखावे पर उसे घमंड था। वह अब ढाल चुकी थी। उसे अब समझ आया था कि असली प्रोडक्टिविटी और सुंदरता चेहरे में नहीं, चरित्र में होती है। जेल से बाहर आने के बाद स्नेहा के पास ना कोई घर था, ना कोई सहारा। वह सीधे सावित्री देवी के पास पहुंची। इस बार वह कोई रील बनाने या नाटक करने नहीं आई थी। वह चुपचाप आश्रम के गेट पर खड़ी हो गई। अमित उसे देखकर गुस्से से आगे बढ़ा, पर सावित्री देवी ने उसका हाथ रोक लिया। माँ आगे बढ़ी और स्नेहा के हाथ में एक साधारण सा चाबियों का गुच्छा रख दिया। स्नेहा हक्की बक्की रह गई। सावित्री देवी ने धीमे स्वर में कहा, ये चाबियाँ उस पुराने पुश्तैनी घर की हैं जहाँ मैं अब रहती हूँ। मैंने अमित से कहकर उसे तुम्हारे नाम करवा दिया है। अमित को अब उसकी ज़रूरत नहीं है और मुझे अब घर से ज़्यादा शांति की ज़रूरत है। जाओ और अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करो। स्नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, माँ जी, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप मुझ पर यह उपकार क्यों कर रही हैं? सावित्री देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसलिए ताकि तुम्हें पता चले कि रिश्तों में पासवर्ड नहीं, प्रायश्चित काम आता है। तुमने मुझे प्यासा रखा था, लेकिन मैंने तुम्हें रहने की जगह दी। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम उस घर को फिर से डिजिटल जेल बनाओगी या एक घर। स्नेहा उस घर में गई, लेकिन इस बार उसने वहाँ कोई स्मार्ट कैमरा या डिजिटल लॉक नहीं लगाया। उसने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाया और घर के दरवाजे हमेशा खुले रखे। उसने उसी गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और तकनीक का सही उपयोग सिखाना शुरू किया। अमित ने दूर से यह सब देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ ने न केवल स्नेहा को हराया, बल्कि उसके अंदर की बुराई को भी ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।